Hello students, welcome to OPEX classes. This side Yashika. Today we start third chapter of your science book, that is synthetic fibers and plastics. Okay, let's start now. The clothes which we wear are made up of fabrics. जो क्लोथ्स हम पहनते हैं वो किससे बने होते हैं? फैब्रिक से. अब क्वेश्चन पुट अप होता है कि फैब्रिक क्या होता है, फैब्रिक कैसे बनता है, फैब्रिक क्या होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं ना कि हमें कॉटन की शर्ट पहननी है, नायलॉन की पहननी है, तो ये सारे फैब्रिक्स ही तो हैं. अब फैब्रिक्स कैसे बनते हैं? फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स which are obtained from natural or artificial sources. अब फैब्रिक्स कैसे बनते हैं? फैब्रिक्स फाइबर्स से बनते हैं और फाइबर्स को कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? नेचुरल सोर्सेस या फिर आर्टिफिशियल सोर्सेस. कैन यू नेम सम नेचुरल सोर्सेस? यस, कॉटन, जूट, सिल्क, वूल, these all are natural sources. Now, fibers are also used for making a large variety of household articles. अब फाइबर्स हमारी जो हाउस होल्ड डे टू डे डेली हाउस होल्ड आर्टिकल्स जो होते हैं उसके अंदर भी यूज़ होता है. नाउ इट्स एन एक्टिविटी दैट मेक अ लिस्ट ऑफ सम कॉमन आर्टिकल्स मेड फ्रॉम फाइबर्स and try to separate them into those made from natural fibers and those made from artificial fibers. Here you have to write the article and here natural or artificial. Now after completing this table, why did you label some fibers as artificial? अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पुटअप हो रहा है कि आपने कुछ फाइबर्स को यहाँ पे आर्टिफिशियल लेबल क्यों करें? See, you have read in your previous classes that natural fibers like cotton, wool, silk, etc. are obtained from plants and animals. तो जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं जैसे कॉटन हो गया, वूल हो गया, सिल्क हो गया या फिर और सब, ये कहाँ से ऑब्टेन होते हैं? प्लांट्स और एनिमल से. The synthetic fibers, on the other hand, are made by human beings. That is why these are called synthetic fibers or we can say man-made fibers. अब जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो ह्यूमन बींग्स बनाते हैं, वो नेचुरल नहीं होते. सो फिर इसलिए हम उन्हें सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं या फिर मैन-मेड फाइबर्स कहते हैं. नाउ what is synthetic fibers? Okay, now try to recall the uniform pattern found in a necklace of beads joined with the help of a thread. आप एक यूनिफॉर्म पैटर्न को देखो, जैसे ये यूनिफॉर्म पैटर्न है आपका. सी, ये एक यूनिफॉर्म पैटर्न है. ओके, सो ये एक थ्रेड की हेल्प से इन बीड्स को जॉइन किया गया है. और ट्राई टू जॉइन अ नंबर ऑफ पेपर क्लिप्स टुगेदर टू मेक अ लॉन्ग चेन. सो इज देयर एनी सिमिलैरिटी बिटवीन द टू? डू यू सी सम सिमिलैरिटी between this necklace and these paper clips? Let's read. A chemical fiber is also a chain of small units joined together, and each small unit is actually a chemical substance, and many such small units combine to form a large single unit called a polymer. तो सिंथेटिक फाइबर भी ऐसे ही होता है, चेन होती है स्मॉल स्मॉल यूनिट्स की, उनको जॉइन कर दिया जाता है और उसकी हर एक यूनिट किससे बनती है? केमिकल सब्सटेंस से.
और ये जब सारे ये जब सारी स्मॉल यूनिट्स कंबाइन होती हैं और एक ये लार्ज यूनिट बनाती हैं, जब छोटे छोटे यूनिट्स को इन्होंने कंबाइन करके एक लार्ज यूनिट बना दी, विच इज़ नोन एज पॉलीमर. द वर्ड पॉलीमर comes from two Greek words. Poly means many and mer means part, or we can say unit. So a polymer is made up of many repeating units. तो polymer क्या होता है? काफ़ी यूनिट्स को रिपीट करा हुआ. Now read this box. Polymers occur in nature also. Cotton, for example, is a polymer called cellulose, and cellulose is made up of a large number of glucose units. अब polymers नेचर में भी अकर होते हैं. फॉर एग्जाम्पल कॉटन भी एक पॉलीमर है जिसे हम सेलुलोज बोलते हैं. एंड व्हाट इज सेलुलोज? सेलुलोज क्या होता है? लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स होती हैं, वो होती हैं सेलुलोज. Let's move on to next topic, that is now we study types of synthetic fibers. कितने टाइप्स के सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं? नंबर 1 रेयॉन. पहले हम रेयॉन के बारे में स्टडी करेंगे. अच्छा, यू हैव रेड इन क्लास 7th that silk fiber obtained from silkworm was discovered in China and was kept as a closely guarded secret for a long time. आपने अपनी प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि जो सिल्क फाइबर होता है वो सिल्क वॉर्म से डिस्कवर किया जाता है, ऑब्टेन किया जाता है, राइट. नाउ फैब्रिक ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क फाइबर वाज वेरी कॉस्टली. अब आप सबको ये भी पता होगा कि जो सिल्क का फैब्रिक होता है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है. बट इट्स ब्यूटिफुल टेक्सचर फैसिनेटेड एवरीबडी. बट जो उसका इतना ब्यूटीफुल टेक्सचर होता है ना, वो सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ही लेता है, और जो लोग लेने वाले होते हैं वो बाय कर ही लेते हैं. अटेम्प्ट्स वर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियली. सो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 19th century, scientists were successful in obtaining a fiber having properties similar to that of silk, and such a fiber was obtained by chemical treatment of wood pulp, and this fiber was rayon, or we can say artificial silk. तो काफ़ी अटेम्प्ट्स के बाद साइंटिस्ट्स ने सिल्क को आर्टिफिशियली भी बना लिया. 19th सेंचुरी के एंड में उन्होंने एक फ़ाइबर को ऑब्टेन करा जिसकी प्रॉपर्टीज़ थोड़ी बहुत सिल्क से सिमिलर थी. एंड सच अ फाइबर कहाँ से ऑब्टेन करा उसे? जो वुड पल्प होता है उनको केमिकल ट्रीटमेंट उसके ऊपर करा वुड पल्प के अंदर, और इस फाइबर को नाउ वी से रेयॉन, और वी कैन से आर्टिफिशियल सिल्क. Although rayon is obtained from a natural source, wood pulp, yet it is a man-made fiber. अगर हम रेयॉन को देखें तो वो नेचुरल सोर्स हो सकता है क्योंकि वो एक वुड पल्प में से ऑब्टेन्ड होता है, बट वो नेचुरल सोर्स नहीं है. दैट इज़ मैन मेड फाइबर. ऐसा क्यों है बच्चों? बिकॉज ये मैन मेड इसलिए नहीं है, ये मैन मेड इसलिए है बिकॉज इसको हम आर्टिफिशियल सिल्क बना रहे हैं, इसको हम रेयॉन नहीं बना रहे हैं. इसके अंदर हम इसमें प्रॉपर्टीज सिल्क की ही डाल रहे हैं. उसके अंदर काम करना पड़ा, साइंटिस्ट्स को वर्क करना पड़ा, वर्क हार्ड करना पड़ा, तभी जाके वो आर्टिफिशियल सिल्क बना. ओके, एंड इट इज़ चीपर देन सिल्क and can be woven like silk fibers. अब रेयॉन जो है ये सिल्क से चीपर भी है और बट लुक वाइज भी सिल्क की तरह ही दिखता है. इट कैन ऑल्सो बी डाइड इन अ वाइड वेराइटी ऑफ कलर्स, and rayon is mixed with cotton to make bed sheets,
और मिक्स्ड विद वूल टू मेक कारपेट्स। अब रेयॉन को जब कॉटन के साथ मिक्सअप करते हैं तो बेडशीट्स बनती हैं, और जब वूल के साथ हम इसको मिक्सअप करते हैं तब कारपेट्स बनते हैं। सी, these are the use of nylon fibers. Okay, now next, this use of nylon fibers is from the this one. This is from the this topic. Okay, anyways, now nylon. Now nylon is another man-made fiber. नायलॉन एक मैन-मेड फाइबर होता है. In 1931, it was made without using any natural raw material, that is from plant or animal. अब नायलॉन भी एक मैन-मेड फाइबर है, बट इन 1931 इसको बिना किसी रॉ मटेरियल के बनाया गया था. रॉ मटेरियल आप प्लांट और एनिमल कह सकते हो. It was prepared from coal, water and air. ये किससे नायलॉन बनाया था? बनता है कोल, वाटर एंड एयर से. And it was first fully synthetic fiber. This is main point. Nylon fiber was strong, elastic and light. नायलॉन फाइबर्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, इलास्टिक होते हैं एंड लाइट होते हैं. इट वॉज लस्ट्रस एंड ईजी टू वॉश. लस्ट्रस, थोड़ी शाइन होती है इनमें एंड वॉश भी ईजीली हो जाते हैं. सो इट बिकेम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लोथ्स. तो काफ़ी पॉपुलर बन गई है क्लोथ्स के लिए. एंड वी यूज़ मैनी आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नायलॉन सच एज सॉक्स, रोप्स, टेंट्स, टूथब्रशेज, car seat belts, sleeping bags, curtains, etc. Okay. Nylon is also used for making parachutes and ropes for rock climbing. A nylon thread is actually stronger than a steel wire. अच्छा, ये भी इसका एक बेनिफिट है, एडवांटेज है, दैट नायलॉन जो होता है उसको हम पैराशूट्स में यूज़ कर लेते हैं एंड रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग. और एक जो नायलॉन थ्रेड होता है ये एक स्टील वायर से भी स्ट्रॉन्ग होता है. भूजो आस्क्स अ क्वेश्चन हेयर, इज नायलॉन फाइबर रियली सो स्ट्रॉन्ग दैट वी कैन मेक नायलॉन पैराशूट्स एंड रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग? सो हेयर इज़ द आंसर ऑफ दिस, दैट येस, it is strong. Now let's start one activity. Take an iron stand with a clamp. Take a cotton thread of about 60 centimeter length and tie it to the clamp so that it hangs freely from it, as you see in this figure. At the free end, suspend a pan so that weights can be placed in it. Add weights one by one till the thread breaks. आपको देखना है कि कब तक थ्रेड नहीं ब्रेक होता और जब ब्रेक हो जाता है. Note down the total weight required to break the thread. एंड आपको ये भी नोट डाउन करना है कि कितने वेट पर थ्रेड ब्रेक हुआ है. एंड दिस वेट इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ ऑफ द फाइबर. एंड वो जो वेट होगा वो फाइबर की स्ट्रेंथ होगी. एंड रिपीट द सेम एक्टिविटी विथ थ्रेड्स ऑफ वूल, polyester, silk and nylon, and write your answers in this table. You may use a hook or a nail on the wall for hanging the fibers and a polythene bag at the other end. In place of weights, you may use marbles or pebbles of similar size.
One precaution is there, note that all threads should be of the same length and almost of the same thickness. Now next is polyester and acrylic. Polyester is another synthetic fiber. Fabric made from this fiber does not get wrinkled easily. अच्छा, ये पॉइंट इसका इम्पॉर्टेंट है कि जो फैब्रिक इस फाइबर से बनता है वो रिंकल नहीं होता, रिंकल सिकुड़ता नहीं है इतनी जल्दी. इट रिमेन्स क्रिस्प एंड ईजी टू वॉश, सो इट इज़ क्वाइट सूटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल. तो ये क्रिस्प रहता है और वॉश में भी ईजी होता है, तो ये काफ़ी सूटेबल होता है अगर ड्रेस मटेरियल प्रिपेयर करनी हो तो. You must have seen people wearing nice polyester shirts and other dresses. Terylene is a popular polyester. Terylene एक popular polyester है. It can be drawn into very fine fibers that can be woven like any other yarn. Paheli said, "My mother always buys PET bottles and PET jars for storing rice and sugar. I wonder what PET is." PET. See, PET is a familiar form of polyester. It is used for making bottles, utensils, films, wires, and many other useful products. Look around and make a list of things made of polyester. Now read this box. Polyester, poly plus ester, is actually made up of the repeating units of a chemical called an ester. Sorry. तो polyester क्या होता है basically? Repeating units होती हैं chemical की which is known as ester. Esters are the chemicals which give fruits their smell. Fabrics are sold by names like polycot, polywool, terrycoat, etc. As the name suggests, these are made by mixing two types of fibers. Polycot is a mixture of polyester and cotton, and polywool is a mixture of polyester and wool. We wear sweaters and many shawls or blankets in the winter. Many of these are actually not made from natural wool, though they appear to resemble wool. These are prepared from another type of synthetic fiber called acrylic. अब हम विंटर्स में स्वेटर्स वियर करते हैं, शॉल्स, ब्लैंकेट्स एंड सो ऑन. तो कभी कभार हमें ऐसे लगता है कि ये नेचुरल वूल नहीं है, जबकि वो सिमिलर लगती है वूल की तरह. सो ऐसे जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं इनको प्रिपेयर करा जाता है विच इज़ नोन एज एक्रिलिक. The wool obtained from natural sources is quite expensive, whereas clothes made from acrylic are relatively cheap. तो जो natural sources से wool बनती है वो थोड़ी expensive होती है, और जो clothes acrylic से बनते हैं वो थोड़े cheap होते हैं. And they are available in a variety of colors. Synthetic fibers are more durable and affordable, which makes them more popular than natural fibers. जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं काफ़ी अफोर्डेबल होते हैं बिकॉज इनका प्राइस चीप होता है, तो ये नेचुरल फाइबर से भी काफ़ी पॉपुलर होते हैं. यू हैव ऑलरेडी परफॉर्म्ड एन एक्टिविटी ऑफ बर्निंग नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर्स. Activity 3.6 of class 7th, if you remember. What did you observe there? आपने क्या ऑब्ज़र्व करा था जब नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर्स को बर्न करा था? When you burn synthetic fibers, you find that their behavior is different from that of the natural fibers. And you must have noticed that synthetic fibers melt on heating. This is actually a disadvantage of synthetic fibers. तो आपने क्या नोटिस करा था कि जब आपने
सिंथेटिक फाइबर्स को बर्न करा तो उनका बिहेवियर में थोड़ा डिफरेंस था इन कंपैरिजन ऑफ नेचुरल फाइबर्स, और हीटिंग पर सिंथेटिक फाइबर्स जल्दी मेल्ट होते हैं. दिस इज़ द मेन डिसएडवांटेज ऑफ इट. And if the clothes catch fire, it can be disastrous, as we all know. The fabric melts and sticks to the body of the person wearing it. So we should therefore not wear synthetic clothes while working in the kitchen or in a laboratory. तो सिंथेटिक फाइबर्स जब हीट के पास आते हैं तो ये मेल्ट होने लग जाते हैं और बॉडी पे स्टिक हो जाते हैं जिस पर्सन ने पहना होता है. तो ये काफ़ी एक स्ट्रिक्ट कह सकते हो आप, एक कॉशन है, हमें फॉलो करना चाहिए कि जब भी हम किचन में या लेबोरेटरी में वर्क कर रहे हो तो हम सिंथेटिक क्लोथ्स ना पहने. पहली सेड, ओ नाउ आई अंडरस्टैंड वाई माई मदर नेवर वियर्स पॉलिएस्टर क्लोथ्स वाइल वर्किंग इन द किचन. ओके, सो दिस इज़ द एग्जाम्पल. All the synthetic fibers are prepared by a number of processes using raw materials of petroleum origin called petrochemicals. So what are petrochemicals? सारे synthetic fibers काफ़ी बड़े बड़े काफ़ी ज़्यादा प्रोसेसेस से बनते हैं. रॉ मटेरियल्स का यूज़ कर लेते हैं पेट्रोलियम ओरिजिन के, एंड दीज आर नोन एज पेट्रोकेमिकल्स. हेलो स्टूडेंट्स, welcome to Apex classes. This side Yashika. Today we start third chapter of your science book, that is synthetic fibers and plastics. Okay, let's start now. The clothes which we wear are made up of fabrics. जो क्लोथ्स हम पहनते हैं वो किससे बने होते हैं? फैब्रिक से. अब क्वेश्चन पुटअप होता है कि फैब्रिक क्या होता है, फैब्रिक कैसे बनता है, फैब्रिक क्या होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं ना कि हमें कॉटन की शर्ट पहननी है, नायलॉन की पहननी है, तो ये सारे फैब्रिक्स ही तो हैं. अब फैब्रिक्स कैसे बनते हैं? फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स which are obtained from natural or artificial sources. अब फैब्रिक्स कैसे बनते हैं? फैब्रिक्स फाइबर्स से बनते हैं, और फाइबर्स को कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? नेचुरल सोर्सेस या फिर आर्टिफिशियल सोर्सेस. कैन यू नेम सम नेचुरल सोर्सेस? यस, कॉटन, जूट, सिल्क, वूल, these all are natural sources. Now, fibers are also used for making a large variety of household articles. अब फाइबर्स हमारी जो हाउस होल्ड डे टू डे डेली हाउस होल्ड आर्टिकल्स जो होते हैं उसके अंदर भी यूज़ होता है. नाउ इट्स एन एक्टिविटी दैट मेक अ लिस्ट ऑफ सम कॉमन आर्टिकल्स मेड फ्रॉम फाइबर्स and try to separate them into those made from natural fibers and those made from artificial fibers. Here you have to write the article, and here natural or artificial. Now after completing this table, why did you label some fibers as artificial? अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पुटअप हो रहा है कि आपने कुछ फाइबर्स को यहाँ पे आर्टिफिशियल लेबल क्यों करें? See, you have read in your previous classes that natural fibers like cotton, wool, silk, etc. are obtained from plants and animals. तो जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं जैसे कॉटन हो गया, वूल हो गया, सिल्क हो गया या फिर और सब, ये कहाँ से ऑब्टेन होते हैं? प्लांट्स और एनिमल से. The synthetic fibers, on the other hand, are made by human beings. That is why these are called synthetic fibers, or we can say man-made fibers. अब जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो ह्यूमन बींग्स बनाते हैं, वो नेचुरल नहीं होते. सो फिर इसलिए हम उन्हें सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं या फिर मैन मेड फाइबर्स कहते हैं. नाउ
what is synthetic fibers? Okay, now try to recall the uniform pattern found in a necklace of beads joined with the help of a thread. आप एक यूनिफॉर्म पैटर्न को देखो, जैसे ये यूनिफॉर्म पैटर्न है आपका, सी ये एक यूनिफॉर्म पैटर्न है. ओके, सो ये एक थ्रेड की हेल्प से इन बीड्स को जॉइन किया गया है. और ट्राई टू जॉइन अ नंबर ऑफ पेपर क्लिप्स टुगेदर टू मेक अ लॉन्ग चेन. सो इज देयर एनी सिमिलैरिटी बिटवीन द टू? Do you see some similarity between this necklace and these paper clips? Let's read. A chemical fiber is also a chain of small units joined together, and each small unit is actually a chemical substance. And many such small units combine to form a large single unit called a polymer. तो सिंथेटिक फाइबर भी ऐसे ही होता है, चेन होती है स्मॉल स्मॉल यूनिट्स की, उनको जॉइन कर दिया जाता है और उसकी हर एक यूनिट किससे बनती है? केमिकल सब्सटेंस से. और ये जब सारी स्मॉल यूनिट्स कंबाइन होती हैं और एक ये लार्ज यूनिट बनाती हैं, जब छोटे यूनिट्स को इन्होंने कंबाइन करके एक लार्ज यूनिट बना दी, विच इज़ नोन एज पॉलीमर. द वर्ड पॉलीमर कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स. पॉली मीन्स मैनी and mer means part, or we can say unit. So a polymer is made up of many repeating units. तो polymer क्या होता है? काफ़ी यूनिट्स को रिपीट करा हुआ. Now read this box. Polymers occur in nature also. Cotton, for example, is a polymer called cellulose. And cellulose is made up of a large number of glucose units. अब पॉलीमर्स नेचर में भी अकर होते हैं. फॉर एग्जाम्पल कॉटन भी एक पॉलीमर है जिसे हम सेलुलोज बोलते हैं. एंड व्हाट इज सेलुलोज? सेलुलोज क्या होता है? लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स होती हैं, वो होती हैं सेलुलोज. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज नाउ वी स्टडी टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स. कितने टाइप्स के सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं? नंबर 1 रेयॉन. पहले हम रेयॉन के बारे में स्टडी करेंगे. अच्छा, यू हैव रेड इन क्लास 7th दैट सिल्क फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वॉर्म was discovered in China and was kept as a closely guarded secret for a long time. आपने अपनी प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि जो सिल्क फाइबर होता है वो सिल्क वॉर्म से डिस्कवर किया जाता है, ऑब्टेन किया जाता है, राइट. नाउ फैब्रिक ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क फाइबर वाज वेरी कॉस्टली. अब आप सबको ये भी पता होगा कि जो सिल्क का फैब्रिक होता है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, बट इट्स ब्यूटिफुल टेक्सचर फैसिनेटेड एवरीबडी. बट जो उसका इतना ब्यूटीफुल टेक्सचर होता है ना, वो सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ही लेता है, और जो लोग लेने वाले होते हैं वो बाय कर ही लेते हैं. अटेम्प्ट्स वर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियली. सो towards the end of the 19th century, scientists were successful in obtaining a fiber having properties similar to that of silk, and such a fiber was obtained by chemical treatment of wood pulp, and this fiber was rayon, or we can say artificial silk. तो काफ़ी अटेम्प्ट्स के बाद साइंटिस्ट्स ने सिल्क को आर्टिफिशियली भी बना लिया. 19th सेंचुरी के एंड में उन्होंने एक फ़ाइबर को ऑब्टेन करा जिसकी प्रॉपर्टीज़ थोड़ी बहुत सिल्क से सिमिलर थी. एंड सच अ फाइबर
कहाँ से ऑब्टेन करा उसे? जो वुड पल्प होता है उसके उनको केमिकल ट्रीटमेंट उसके ऊपर करा वुड पल्प के अंदर, और इस फाइबर को नाउ वी से रेयॉन or we can say artificial silk. Although rayon is obtained from a natural source, wood pulp, yet it is a man-made fiber. अगर हम रेयॉन को देखें तो वो नेचुरल सोर्स हो सकता है क्योंकि वो एक वुड पल्प में से ऑब्टेन्ड होता है, बट वो नेचुरल सोर्स नहीं है, दैट इज़ मैन मेड फाइबर. ऐसा क्यों है बच्चों? बिकॉज ये मैन मेड इसलिए नहीं है, ये मैन मेड इसलिए है बिकॉज इसको हम आर्टिफिशियल सिल्क बना रहे हैं, इसको हम रेयॉन नहीं बना रहे हैं. इसके अंदर हम इसमें प्रॉपर्टीज सिल्क की ही डाल रहे हैं. उसके अंदर काम करना पड़ा, साइंटिस्ट्स को वर्क करना पड़ा, वर्क हार्ड करना पड़ा, तभी जाके वो आर्टिफिशियल सिल्क बना. ओके, एंड इट इज़ cheaper than silk and can be woven like silk fibers. अब रेयॉन जो है ये सिल्क से चीपर भी है और बट लुक वाइज भी सिल्क की तरह ही दिखता है. इट कैन ऑल्सो बी डाइड इन अ वाइड वेराइटी ऑफ कलर्स एंड रेयॉन इज मिक्सड विथ कॉटन टू मेक बेड शीट्स और मिक्सड विथ वूल टू मेक कारपेट्स. अब रेयॉन को जब कॉटन के साथ मिक्सअप करते हैं तो बेडशीट्स बनती हैं, और जब वूल के साथ हम इसको मिक्सअप करते हैं तब कारपेट्स बनते हैं. सी, दीज आर द यूज ऑफ नायलॉन फाइबर्स. ओके, नाउ नेक्स्ट, this use of nylon fibers is from this one. This is from this topic. Okay, anyways, now nylon. Now nylon is another man-made fiber. Nylon एक man-made fiber होता है. In 1931 it was made without using any natural raw material, that is from plant or animal. अब नायलॉन भी एक मैन मेड फाइबर है, बट इन 1931 इसको बिना किसी रॉ मटेरियल के बनाया गया था. रॉ मटेरियल आप प्लांट और एनिमल कह सकते हो. इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर. ये किससे नायलॉन बनता है? कोल, वाटर एंड एयर से. एंड इट वॉज फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर. दिस इज मेन पॉइंट. नायलॉन फाइबर वॉज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट. नायलॉन फाइबर्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, इलास्टिक होते हैं एंड लाइट होते हैं. इट वॉज लस्ट्रस एंड ईजी टू वॉश. लस्ट्रस, थोड़ी शाइन होती है इनमें एंड वॉश भी ईजीली हो जाते हैं. सो इट बिकेम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लोथ्स. तो काफ़ी पॉपुलर बन गई है क्लोथ्स के लिए. एंड वी यूज़ मैनी आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नायलॉन सच एज सॉक्स, रोप्स, टेंट्स, टूथब्रशेज, कार सीट बेल्ट्स, sleeping bags, curtains, etc. Okay. Nylon is also used for making parachutes and ropes for rock climbing. A nylon thread is actually stronger than a steel wire. अच्छा, ये भी इसका एक बेनिफिट है, एडवांटेज है, दैट नायलॉन जो होता है उसको हम पैराशूट्स में यूज़ कर लेते हैं एंड रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग. और एक जो नायलॉन थ्रेड होता है ये एक स्टील वायर से भी स्ट्रॉन्ग होता है. भूजो आस्क्स अ क्वेश्चन हेयर, is nylon fiber really so strong that we can make nylon parachutes and ropes for rock climbing? So here is the answer of this, that yes, it is
strong. Okay. Now, plastics and the environment. This is the last topic of this chapter. When we go to the market, we get usually things wrapped in plastic or packed in polythene bags. Yes? हम कभी मार्केट जाते हैं तो हमें ज़्यादातर थिंग्स प्लास्टिक में रैप्ड मिलती हैं या पॉलीथीन बैग्स में वो हमें देते हैं. सो दैट इज़ वन रीज़न वाई प्लास्टिक वेस्ट कीप्स गेटिंग एक्यूमुलेटेड इन आवर होम्स. तो ये भी एक रीज़न होता है कि प्लास्टिक वेस्ट हमारे होम्स में कलेक्ट होता रहता है. आप ग्रॉसरी शॉप्स में जाते हो या मार्केट्स जाते हो वेजिटेबल्स फ्रूट्स लेने, वो आपको पॉलीथीन बैग्स में ही देते हैं. अल्टीमेटली प्लास्टिक फाइंड्स इट्स वे इन द गार्बेज और वो हमें डिस्पोज ऑफ ही करना होता है. सो एंड डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक इज़ अ मेजर प्रॉब्लम. बट प्लास्टिक को डिस्पोज करना एक काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है. वाई? लेट्स स्टडी दिस. A material which gets decomposed through natural processes such as action by bacteria, it is called biodegradable. And a material which is not easily decomposed by natural processes is termed as non-biodegradable. अब जो मटेरियल नेचुरल प्रोसेसेस के थ्रू ईजिली डिकम्पोज हो जाता है बाय बैक्टीरिया एंड ऑल, उसको कहते हैं बायोडिग्रेडेबल. और जो नेचुरल प्रोसेस से ईजिली डिकम्पोज नहीं हो पाता, दैट इज़ नोन एज नॉन बायोडिग्रेडेबल. नाउ सी दिस टेबल. This table shows the type of waste and its approximate time to degenerate and nature of material. Now, let's see. Peels of vegetable and fruits, leftover food stuff. It takes 1 to 2 weeks. Biodegradable. Paper, 10 to 30 days. Biodegradable. Cotton cloth, 2 to 5 months. Biodegradable only. Wood, 10 to 15 years. Biodegradable. Woolen clothes, about a year. Biodegradable. Tin, aluminium and other metal cans, 100 to 500 years. It is non-biodegradable. Plastic bags, several years. Non-biodegradable again. तो हम मेन प्लास्टिक्स पे फोकस करते हैं. प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है, वो जल्दी से डिकम्पोज नहीं हो पाती है. सो सिंस प्लास्टिक टेक्स सेवरल ईयर्स टू डिकम्पोज, इट इज़ नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली. It causes environmental pollution. So besides this, the burning process in the synthetic material is quite slow and it does not get completely burned easily. अब अगर सिंथेटिक मटेरियल को हम बर्न भी करें तो काफ़ी स्लो होता है वो. ठीक है, ये प्रोसेस स्लो होगा और कुछ ही देर में ऐसी गैसेस निकलेंगी जो काफ़ी मतलब एक ऐसी पॉइजनस गैसेस निकलती हैं जिससे एयर पॉल्यूशन भी हो जाता है और ईज़िली बर्न भी कम्प्लीटली नहीं हो पाएंगे. एंड इन दिस प्रोसेस इट रिलीजेज लॉट्स ऑफ पॉइजनस फ्यूम्स इनटू द एटमॉस्फेयर कॉजिंग एयर पॉल्यूशन. जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसी पॉइजनस गैसेस निकलती हैं जिनसे एयर पॉल्यूशन हो जाता है, एटमॉस्फेयर के लिए डेंजरस है. सो हाउ कैन दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व्ड? Avoid the use of plastics as far as possible. Make use of bags made of cotton or jute when you go for shopping. The biodegradable and non-biodegradable waste should be collected separately and disposed of separately. तो बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट्स के उन्हें हमें अलग अलग सेपरेट करना चाहिए एंड अलग अलग उन्हें डिस्पोज ऑफ करना चाहिए. प्रैक्टिस दिस इन योर होम्स. कैन यू सजेस्ट सम अदर वेज इन विच यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स रिड्यूसिंग द यूज़ ऑफ प्लास्टिक मटीरियल्स? आपने सुना होगा ग्रीन बिन्स एंड ब्लू बिन्स, डस्टबिन्स. तो हम सेपरेट करके गार्बेज डालते हैं. सो ऐसे ही इसमें करना है
कि बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को आपको सेपरेट ही कलेक्ट करना है एंड सेपरेट ही डिस्पोज ऑफ करना है. सो इट इज़ बेटर टू रिसाइकल द प्लास्टिक वेस्ट. मोस्ट ऑफ द thermoplastics कैन बी recycled. Now make a list of items that can be recycled. काफ़ी thermoplastics recycle होते हैं. However, during recycling, certain coloring agents are added, and this limits its usage, especially for storage of food. ठीक है. So as a responsible citizen, remember the 4R principle: reduce, reuse, recycle, and recover. Develop habits which are environment friendly. ऐसी हैबिट्स को एक्सेप्ट करो, डेवलप करो जो एनवायरनमेंट के लिए फ्रेंडली हो. लेट्स रीड दिस बॉक्स. हैव यू एवर सीन अ गार्बेज डंप वेयर एनिमल्स स्पेशली काउज आर ईटिंग गार्बेज? देखा है कभी गार्बेज डंप्स जहाँ पे काउज वगैरह गार्बेज को ईट कर रही होती हैं? अब क्या हार्म होता है अगर काउज वगैरह उसे खा लें? In the process of eating the food waste, they swallow materials like polythene bags and wrappers of food. Can you imagine the consequences? क्या आप सोच सकते हो उससे क्या होता है? The plastic material chokes the respiratory system of these animals or forms a lining in their stomachs and can be cause of their death. इससे क्या होता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम को चोक करता है और एक लाइनिंग फॉर्म हो जाती है इनकी स्टमक में और इनकी डेथ हो जाती है. द पॉली बैग्स केयरलेसली थ्रोन हेयर एंड देयर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉगिंग द ड्रेन्स टू. ड्रेन्स भी क्लॉग अप हो जाते हैं अगर हम कहीं भी हम कुछ भी खाते हैं ऐसी रोड्स में फेंक देते हैं. सो दिस इज़ द बैड हैबिट. Sometimes we are very careless and throw the wrappers of chips, biscuits and other eatables on the road or in parks or picnic places. Should we not think twice before doing so? No, नहीं करते हम, है ना? हम फेंक देते हैं कुछ भी सोचे समझे, बिना सोचे समझे. So as a responsible citizen, what measures do you suggest to keep public places clean and free of plastic? तो हम क्या कर सकते हैं? अगर हम बिस्किट्स खा रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं, आप उस रैपर को या तो डस्टबिन में थ्रो करो या इफ़ यू कैरिंग अ बैग, आप बैग की पॉकेट में डाल लो, घर जाके आप डस्टबिन में फेंक दो. व्हाई आर यू थ्रोइंग हेयर एंड देयर? है ना? नाउ लेट्स रीड दिस फाइबर वाइज. डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग्स इन द वाटर बॉडीज और ऑन द रोड. आप थ्रो मत कीजिए. Take a cotton carry bag or a jute bag while going for shopping. Cotton bag use कीजिए, jute bag use कीजिए. And try to minimize the use of plastic materials. For example, use of a steel lunch box instead of a plastic one. Lunch box steel के use करिए in case of plastic one. And many things हम कर सकते हैं. जितना हम चाहें उतने हम precautions ले सकते हैं ताकि इतना ज़्यादा प्लास्टिक को हम रीयूज़ कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं. सो वी कैन टेक मैनी स्टेप्स. सो विद दिस वी फिनिश्ड आवर चैप्टर. ओके, टेक केयर, बाय बाय.